जय हिंद दोस्तों। बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्ज़ाम को लेकर यह प्रैक्टिस सेशन चलाया जाता है जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिनमें टोटल 90 क्वेश्चन का एग्जामिनेशंस आपका होना है, जिसमें हम हिंदी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जीके जो है उनका प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले हम सामान्य ज्ञान पोर्शन को कवर करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 344 ए और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की मान्यता दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। 22 लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है। तो गाइज आप लोग को पता होगा कि पहले जो माने कि जिस समय संविधान बना था उस समय 14 भाषाएँ थी। बाद में 21वीं संविधान संशोधन हुआ जिसमें एक सिंधी भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 71 माने कि 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कि 3 भाषा को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा जाता है। फिर लास्ट में 92 संविधान संशोधन होता है जिससे 4 भाषा को जोड़ा जाता है, बोरो, डोंगली, संथाली और मैथिली। इस तरह टोटल मिलाकर भारतीय संविधान में माने कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 लैंग्वेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी का उद्गम स्थान कहाँ है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है अलावरी। यहाँ से लूनी नदी निकलती है और यह जो है लूनी नदी यह एक मौसमी नदी है, माने कि जब तक बारिश होती है तभी तक इसमें पानी रहती है। बारिश बंद होते ही साथ इस नदी माने कि यह नदी सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा माने कि जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, एक सुधार संघ की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना जो है यह 1828 ईस्वी में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिकाओं की भित्तियां ... से बनी होती है। तो पादप कोशिका जो होती है इसकी भित्तियां किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। यही अगर हम कवक की बात करते हैं तो इसका जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, केसिन जो है यह एक प्रोटीन है जो खाली जगह में पाया जाता है। तो केसिन प्रोटीन जो है यह किस चीज़ में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है दुग्ध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर हम दुग्ध में बात करें तो केसिन प्रोटीन जो है इसमें 60% दुग्ध में केसिन प्रोटीन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह जो मध्य एशिया है जो कि रूस और चीन से घिरा हुआ है उसका बीच में मंगोलिया कंट्री है और यह एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो यह बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिली पॉइंट मैंने कि शिल्प और गली शब्दों का उपयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो सिली पॉइंट, शिल्प और गली शब्द, यह जो वर्ड्स है इसका उपयोग कौन सा खेल में किया जाता है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, यह क्रिकेट से संबंधित शब्द है। तो सिली पॉइंट आप क्रिकेट अगर देखते हैं तो उसमें सुने होंगे, जो ऑफ साइड का बैट्समैन होता है उसका आगे का जो स्पेस होता है उसमें सिली पॉइंट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल परिविकाओं का निर्माण करता है। तो इसमें आपको समझना है कि कौन सा जीवाणु है जो फलीदार पौधे के जड़ों में जो रहता है, मतलब कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, रेजोबियम। यह नाइट्रोजन युक्त करने के लिए पौधों के जड़ों में रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो कच्छ का रण कहाँ है, आप लोग को पता होगा। कच्छ का रण जो है यह गुजरात में है। तो कच्छ का रण इंडिया के साथ साथ कौन देश के साथ साझा किया जाता है, मतलब कि कच्छ के रण का कुछ हिस्सा उस देश में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, पाकिस्तान। आप जब इंडिया का मैप देखते होंगे तो यहाँ गुजरात है हमारा, और गुजरात के इस साइड में पाकिस्तान ही है। तो कच्छ का रण जो है इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान से शेयर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में 1871 ईस्वी में जाति व्यवस्था का कुरीतियों के बारे में लिखा था। तो गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, ज्योतिबा गोविंदराव फुले। तो ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था, जिसमें जातिवाद मतलब कि जाति व्यवस्था में जो कुरीतियाँ थी उसके बारे में डिटेल में बताया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन, जिसको बम्बई कहते हैं, अधिवेशन के शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के महीने में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था यह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुंबई द्वारा किया गया था। और 1942 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह कौन सा सत्र में हुआ था, तो यह महीने का नाम पूछता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग को पता होगा 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त का महीना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके थ्रू जो है 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, बड़े नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी में मैंने कि 1942 में ही महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँख के रंग के लिए मुख्य भूमिका के रूप में उत्तरदायी निभाता है। तो कौन सा वर्णक है जो हमारे बाल, त्वचा और आँख के रंग के लिए भूमिका निभाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलेनिन जो है यह बाल, त्वचा आदि के लिए, इसमें जो कलर होता है इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीके जिसका लास्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील में कौन सा पक्षी या जंतु प्रसिद्ध के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, राजहंस चिल्का झील का प्रमुख पक्षी है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में चिल्का झील है। एंड जीके जेस का जो हमारा पोर्शन था वो यहाँ पे एंड होता है। और नेक्स्ट जो पोर्शन हमारा रहने वाला है यह हिंदी का है। तो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा स्टार्ट होता है यह हिंदी का है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। हिंदी में आप लोग को पता होगा, इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, अगर आप वो नहीं किए तो आप उसे देखिएगा। तो फर्स्ट जो हिंदी का क्वेश्चन है इसमें आपको शुद्ध वर्तनी का 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि इसमें आपको चयन करना है
किसका वर्तनी शुद्ध है। यह 5 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, जुनून का सही वर्तनी क्या है। तो जुनून का आपको सही वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, जुनून का सही वर्तनी है। एंड नेक्स्ट जो 72 है इसमें आपको आवश्यकता का सही वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आवश्यकता का सही वर्तनी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो 73 है इसमें आपको शुरुआत का सही वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 की अगर हम बात कर लेते हैं, 74 है निर्दर्शन का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि निर्दर्शन कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्दर्शन का शुद्ध वर्तनी। एंड 75 जो है इसमें चिन्ह का शुद्ध वर्तनी बताना है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है ऐसे देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन यह गलत लिखा गया है। करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही होने वाला है। एंड हिंदी का नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, जिसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना होता है, जो कि 5 क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित शब्द समूहों में से शब्द समूहों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रहता है जिसमें से उसका जो एक विकल्प चुनना पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76, किसी बात को कहने का निश्चय क्या कहलाता है। मैंने किसी बात को कहने का निश्चय कर लिया जाता है तो उसको क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, संकल्प कहलाता है। मैंने किसी भी बात को कहने का निश्चय संकल्प कहलाता है। एंड यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कानून के अनुकूल ना हो, मतलब कि जो कानून के अनुकूल नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अवैध कहते हैं, मतलब कि जो लीगली नहीं है वो अवैध है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 हमारा, कामना पूरी होने का विश्वास। तो हम इसको क्या कहते हैं, कामना पूरी होने का विश्वास, इसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रत्याशा कामना पूरी होने का विश्वास कराता है। और संभावना क्या होता है, जहाँ पे कोई काम होने का मतलब कि कंप्लीट होने का पॉसिबिलिटी हो उसको हम लोग संभावना कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें संदेह ना हो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है असंदिग्ध कहा जाता है। मतलब कि जिसमें संदेह ना हो असंदिग्ध कहा जाता है, और जिसमें संदेह हो उसको संदिग्ध कहा जाता है। एंड जो चीज़ चिंता मतलब कि चिंतनीय हो, मतलब कि जो चिंता करने योग्य हो उसको हम चिंतनीय कहते हैं, और जिसमें विचार किया जा रहा हो उसको विचारणीय कहा जाता है। या इसको कह सकते हैं जो विचार योग्य हो वो विचारणीय है, जो चिंता के योग्य हो उसको चिंतनीय कहते हैं। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है अभियुक्त कहते हैं। मतलब कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको हम लोग अभियुक्त कहते हैं, और जिसने चोरी किया हो उसको चोर कहते हैं, और जिस पर अपराध सिद्ध हो गया हो उसको हम लोग अपराधी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको मुहावरा को चूज करना है कि विकल्पों में से सही मुहावरा कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। तो इसका मतलब होता है कि जिस पत्ते में खाते हो उसी में छेद करते हो। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कृधन होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट जो मुहावरा है हमारा, न तो 3 में न तो 13 में, इसका क्या मतलब होता है।
तो इसका राइट मतलब तो ऑप्शन नंबर 4 जो है किसी काम का नहीं, मैंने कि अगर ऐसे रहता है 3 13 करना मतलब किसी काम का नहीं, तो उसी को यहाँ लिखा गया है न तो 3 में न तो 13 में, मतलब किसी काम का नहीं। एंड नेक्स्ट है हमारा पौ 12 होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, काफ़ी ईजी मुहावरा है। तो पौ 12 होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घर बसाना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये आपको बताना है घर बसाना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है विवाह करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 है। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, खाली स्थान में कौन सा मुहावरा आएगा ये आपको बताना है। तो दुखी सुदामा को देख द्वारका में, यानी कि सुदामा जो द्वारका आया था श्री कृष्ण ने उन्हें, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सिर आँखों में बैठाना। मतलब कि इसका क्या मतलब हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि अपने से ज़्यादा उसको वैल्यू देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 86 से 88 मैंने 2 क्वेश्चन जिसमें आपको समान अर्थ वाले मैंने कि समानार्थी शब्द का चूज करना है। अंबर क्या होता है, तो अंबर जो होता है यह नभ मैंने कि आकाश को कहा जाता है। तो इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द नभ हो जाएगा। इसी को आप अंबर कहते हैं, नभ कहते हैं, आकाश कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ रवि है। रवि किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। रवि हो गया, सूर्य हो गया, यह सभी दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, यह सभी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। धरती की बात कर लेते हैं, धरती, भू, धरा, धरनी, ये सभी धरती का पर्यायवाची। पृथ्वी हो गया, यह सभी धरती के पर्यायवाची है। एंड नेक्स्ट जो समानार्थी शब्द बताना है आपको रजनी, तो रजनी का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है रात। तो रजनी को रात कहते हैं। निशा हो गया, यामिनी हो गया, तमी हो गया, विभावरी हो गया, यह सभी रात के पर्यायवाची शब्द होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सुबह, सुबह को क्या कहते हैं, उषा काल सुबह को कहा जाता है, या अरुणोदय उदय यह सुबह का पर्यायवाची शब्द है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ आपको कमजोर का यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है दुर्बल, तो यह कमजोर का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे बहादुर का बात, होशियार का बात कर लेते हैं। तो होशियार का जो चालाक हो जाएगा, मैंने होशियार चालाक व्यक्ति को कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो 89 से 90 जो क्वेश्चन है जिसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे सामंजस्य का आपको विलोम बताना है। तो सामंजस्य का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैमनस्य हो जाएगा। तो सामंजस्य का विलोम जो है वैमनस्य होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा। तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो ओजस्वी का विलोम जो है निस्तेज हो जाएगा। एंड तो हिंदी का सेक्शन जो है वो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है ये हमारा कंप्यूटर का होने वाला है। कंप्यूटर में भी अलग है, आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहता है, हिंदी से भी 20 क्वेश्चन रहता है, और आपका जीके जीएस जो है यह 15 क्वेश्चन का रहता है। और मैथ रीजनिंग जो है यह 10-10 क्वेश्चन का रहता है। तो कंप्यूटर सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आंसर आपको आता है आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है माउस। माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस इनपुट डिवाइस होता है। तो आप लोग को आउटपुट इनपुट डिवाइस कैसे पता करें, न कि जिस चीज़ का उपयोग हम डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए करते हैं, मतलब कि डालने के लिए करते हैं, तो इनपुट होता है। और आफ्टर जो रिजल्ट आता है, मतलब कि रिजल्ट जिस चीज़ में हमको शो करता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन हुआ, कंप्यूटर स्क्रीन क्या होता है कि हमको कोई चीज़ आउटपुट को दिखाता है,
तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से हम लोग पेज बाहर निकालते हैं, तो ये सब आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे माउस जो है यह इनपुट डिवाइस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रोजेक्टर। यह इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम मैंने कि हेडलाइन वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। यह जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो मैंने कि यहाँ पे जैसे स्कैनर की बात करते हैं, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, यह सभी इनपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर जो है यह आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में 10 एक फार्मूला इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2010 का एडिशन, उसमें आपको एक फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। सेल को सिलेक्ट करना, मतलब जिस सेल में हमको फार्मूला लिखना है उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह देना है, उसका टाइप करना है और फिर फार्मूला को टाइप करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप किसी फार्मूला को लिखिएगा तो पहले आपको सेलेक्ट मतलब कि सेल, जिस सेल में लिखिएगा उस सेल को सिलेक्ट करना होगा, फिर इक्वल टू का चिन्ह देना होगा, फिर फार्मूला को टाइप करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ते हैं? तो गाइज आप लोग को पता होगा पावर पॉइंट जो है इसमें डिफरेंट टाइप की स्लाइड होता है जो प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज किया जाता है। तो आप उसमें नई स्लाइड कैसे ऐड करते हैं ये आपको पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है होम टैब में न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं। जो होम टैब बना होता है, जैसे कि यह क्या कहते हैं, पावर पॉइंट का गेट है, तो यहाँ पे आपको होम टैब होता है। तो होम टैब में जब आप न्यू स्लाइड में क्लिक कीजिएगा तो नया स्लाइड आपका जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैसे आप एक पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में देखेंगे? तो जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आपको देखना होता है तो स्लाइड शो व्यू में आप कैसे उसको देखते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। स्लाइड शो टैब में हमको जाना है, मतलब कि स्लाइड शो टैब जहाँ है उस फॉर्म में जाना है और वहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग जो है उसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी स्लाइड बना हुआ है प्रेजेंटेशन का सारे स्लाइड शो होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ साथ डाटाबेस और डाटा को आसानी से वापस प्राप्त और डालने और संभालने के लिए काफ़ी मदद करता है? तो कौन सा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके आप डाटा को आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रिस्टोर कर सकते हैं और उसको फ्यूचर के लिए संभाल कर रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके थ्रू हम अपने डाटा को फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेबल और रिकॉर्ड्स को अनूठी पहचान प्रदान करने में मदद करती है? मैंने कि कोई भी रिकॉर्ड है, मैंने टेबल रिकॉर्ड्स है, उसको एक विशेष पहचान देने के लिए कौन हमारी मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है प्राइमरी की कंटेस्ट। इसके थ्रू मैंने हम किसी भी रिकॉर्ड को एक अनूठी पहचान दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है वह इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पहले ही बताया था कीबोर्ड जो है मैंने कि जिससे कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है वह इनपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, CD रोम हो गया, यह सभी हमारा आउटपुट डिवाइस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरीफेरल नहीं है? तो यहाँ पे कंप्यूटर पेरीफेरल में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा मदरबोर्ड, यह कंप्यूटर पेरीफेरल डिवाइस में नहीं आता है।
एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको खाली स्थान स्टार्टिंग में दिया गया है। एक टेम्पोररी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गवा देती है। तो कौन टेम्पोररी मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर अपनी सूचना को गवा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि RAM जो है रैम। यह टेम्पोररी मेमोरी है, जब तक इसमें लाइट रहता है या कंप्यूटर जब तक ऑफ नहीं रहता है तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही लाइट चले जाता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो यह अपने आप क्रैश हो जाता है, मैंने ख़त्म हो जाता है। यहीं पे अगर हम रोम की बात करते हैं तो रोम जो है यह रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसको हम स्टोरेज करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग में एक जो वेरिएबल होता है वह क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का नामांकित पीस जो होता है उसको हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसमें डाटा स्टोर करके मेमोरी को नामांकित पीस रखते हैं उसी को वेरिएबल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट होता है। तो आज क्वेश्चन यहाँ आपका है, क्वेश्चन आप पहले आपको दिखा दिया है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑप्शन इसका यहाँ है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक क्लास का डेटा होता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? जो हम लोग ईमेल करते हैं उसमें मैसेज को जो फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें किस प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस चीज़ का उपयोग करके हम अपना मेल को फॉरवर्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लाइडर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको यहाँ इसका फुल फॉर्म बताना है, लाइडर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह लाइडर का फुल फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यह लास्ट क्वेश्चन भी है, गूगल एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पाठन कौशल सिखाने के लिए मदद किया जाता है। तो गूगल का माने कि गूगल में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका उद्देश्य जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों है उसको हिंदी और इंग्लिश सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐप है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बोलो। यह बोलो ऐप है जिसको प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। तो गाइस प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।